मुझे प्रेयर स्टार्ट करें। हेलो हेमंत भैया, आवाज़ आ रही मेरी? हेमंत भैया मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए सब लोग बैठेंगे, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीधी, गहरा सांस लेते हुए गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. कल हम लोगों ने योग दर्शन में क्या पढ़ा था? सबको याद है? कल हम लोगों ने योग दर्शन में कहाँ तक सूत्र देखे थे? मैम 12 तक देखे थे। 13 तक। कल हम लोगों ने 13 तक सूत्र कैसे देखे थे? मैम जो बोला था ना वो मैम ने, जो आपने वो उसकी बात कर। कल हम लोगों ने ये यहाँ था जो उसके ऊपर वाला था, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। और किसको किसको याद है कल हम लोगों ने सूत्र कहाँ तक देखे? बोलेंगे ममता जी? मैम आपने इसका इंट्रोडक्शन दिया था और ये वृत्तियां वगैरह ये समझाने के बाद में जो आप अभी लास्ट जो अभी ओपन हुआ था कौन सा नंबर का था वो वाला सूत्र एक्सप्लेन किया था। मैम थर्ड सूत्र बता रहे थे, मतलब जो फर्स्ट और सेकंड का बता दिया, थर्ड सूत्र बता रहे थे। थर्ड के बाद फोर्थ स्टार्ट हो गया था। यस मैम, और आपने बीच बीच में ना चित्त वृत्तियां भी बताई थी, क्लेश भी बताए थे। वो तो पूरा एक कॉन्सेप्ट अलग स्लाइड में शेयर किया था, फिर इसके बाद ये दिया था। चलिए ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, इसको रिपीट करते हैं। वृत्ति सारूप्य मित्रत्व मीन्स दृष्टा, इसी को डिफाइन करके हम कंप्लीट किया था। दृष्टा क्या है? हमारा यहाँ पुरुष है, आत्मा है। दृष्टा यानी आत्मा जब तक उन वृत्तियों से बंधा रहता है। यहाँ वृत्तियां क्या है हमारी? जस्ट आंसर देंगे, वेट नहीं करें। वृत्तियां क्या है हमारी यहाँ पर? वही 5 वृत्तियां। वृत्तियां वो 5 कह सकते हैं, उन्हीं को बोल सकते हैं विचार या संस्कार। ठीक है। तो दृष्टा यानी आत्मा जब तक उन 5 वृत्तियों या 5 प्रकार के अच्छे बुरे विचारों से बंधा रहता है, तब तक अपना स्वरूप वैसा ही समझ लेता है जैसा कि हम लोग हैं। ठीक, हम झूठ बोले लगातार तो हमें क्या लगता है? झूठ बोलना ही सही है, बिना झूठ बोले काम नहीं चलेगा। और यदि हम सच बोलते हैं तो हमें क्या लगता है कि सच से भी काम चल सकता है। तो इसका मीन्स हुआ कि जिसको हम अपने जीवन में अप्लाई करने लगते हैं वैसा ही हमें ठीक लगने लगता है। ठीक, शराब पीने वालों को शराब में गुण दिखाई देते हैं और दूध पीने वालों को दूध में गुण दिखाई देते हैं। फिर वृत्ति, नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्तियां क्या है, कितने प्रकार की हैं? वृत्ति क्या है और कितने प्रकार की है? तो वृत्ति का मीन्स सिंगल से हो गया, वैसे 5 या 2 वृत्तियां हो जाएगा। तो वृत्तया पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 क्या है? वृत्तियों के नाम है। क्लिष्ट और अक्लिष्ट क्या है? ये जो हमारी वृत्तियां हैं उनका डिवीजन है कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट। तो जो 5 हमारे वृत्तियां हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट क्या है?
बुरे विचार, बुरे संस्कार, और अक्लिष्ट है अच्छे विचार, अच्छे संस्कार। नेक्स्ट है वृत्तयः पंचतयः क्लिष्ट। एक मिनट, ये वही रिपीट हो रहा है, इसमें नीचे देख रहे हैं लोग। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतियाँ। वृत्तियाँ में से जो हमारी फर्स्ट वृत्ति है, वृत्तियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, 5 हो गई। फिर है वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं। अब कौन कौन सी हैं? 5 ही, जिसको भी हम लोग लास्ट देख रहे हैं सूत्र में। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ये सभी क्या है? प्रमाण वृत्ति भी क्लिष्ट हो सकती है, अक्लिष्ट हो सकती है। विपर्य भी क्लिष्ट हो सकती है, अक्लिष्ट हो सकती है। विकल्प भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट हो सकती है। निद्रा भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट हो सकती है, और स्मृति भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट हो सकती है। तो जो वृत्ति अक्लिष्ट हो जाएगी वो हमें योग के मार्ग पर आगे बढ़ाने में मदद करेगी, और जो वृत्ति क्लिष्ट होगी तो हम संसार में ही लगातार दुख भोग रहे हैं और आगे भी भोगेंगे यदि क्लिष्ट वृत्ति को अक्लिष्ट में कन्वर्ट नहीं किया। अब देखते हैं जो पहली हमारी वृत्ति है उसका नाम है प्रमाण वृत्ति। तो प्रमाण वृत्ति कितने प्रकार की? 3 प्रकार की है। सूत्र है प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये क्या है? प्रमाण वृत्ति के प्रकार है। प्रत्यक्ष वृत्ति कैसी है? मन, बुद्धि, इंद्रियों से जिनका साक्षात्कार किया जा सकता हो, जैसे अभी हम और आप हैं। मन से भी एक दूसरे से कनेक्ट है, बुद्धि से भी, इंद्रियों से भी। फिर अनुमान मीन्स धुएं को देखकर अग्नि के होने का ज्ञान। अनुमान का मतलब जो कुछ हम देख रहे हैं उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तविकता में क्या होगा। बादल अगर यदि घने दिखाई देने लगे, काले घटाएं छा जाएं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आग लगने वाली है, क्या कहेंगे? पानी बरसने वाला है, बारिश होने वाली है। ये अनुमान हो गया। आगम क्या है? वेद, शास्त्र और महापुरुषों के कथन वचन को आगम प्रमाण कहते हैं या आगम कहते हैं। फिर है हमारी दूसरी वृत्ति विपर्य। विपर्य मीन्स होता है इसका सूत्र है विपर्यो मिथ्या ज्ञान मत दुर् प्रतिष्ठा। झूठा मिथ्या ज्ञान का होना विपर्य है। मतलब झूठा और मिथ्या क्या है? जो हमें दिख रहा है वो वास्तविकता में है नहीं। एग्जाम्पल है इसका सिंपल सा कि सांप यदि दिख रहा है और वो रस्सी है तो ये क्या है? गलत है, विपर्य, झूठा ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। रस्सी यदि हमें सांप दिखाई दे तो भी मिथ्या है, और सांप रस्सी दिखाई दे तो भी मिथ्या है। अब दोनों के होने से ही, अब मिथ्या ज्ञान है, झूठा ज्ञान है, गलत ज्ञान है, तो दोनों ही कंडीशन में हमें नुकसान होगा। यदि रस्सी सांप के रूप में दिखाई दे रही है तो बिना वजह हम भयभीत होंगे, और सांप को रस्सी समझ लेंगे तो हो सकता है उसे उठा लें, पैर रख दें, तो भी हमें नुकसान होगा। तो मिथ्या ज्ञान किसी भी रूप में हमारे लिए नुकसानदायक ही होगा। लेकिन यही मिथ्या ज्ञान कब ठीक हो सकता है? योग मार्ग में हमें सहायता दे सकता है जब सांप हमें सांप दिखाई दे, रस्सी हमें रस्सी दिखाई दे, तो यही योग मार्ग में क्या है? साधक तत्व बन जाएगा, अक्लिष्ट वृत्ति बन जाएगी। थर्ड है विकल्प। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प। शब्द से उत्पन्न ज्ञान जो कि वस्तु से रहित है, विकल्प वृत्ति है। इसका मीन्स हुआ कि जो है नहीं, शब्द से उत्पन्न ज्ञान मतलब है नहीं, केवल एक ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, वो वस्तु है नहीं वहाँ पर, उसको विकल्प वृत्ति बोलते हैं। तो ये कैसे क्लिष्ट और अक्लिष्ट हो सकती है? विकल्प का मीन्स हुआ कि हमारे सामने कुछ भी नहीं है, अब हम चाहें तो बिना वजह डरने लगे कि भूत हमारे आसपास हैं, और ये भी सोच सकते हैं कि परमात्मा भी हमारे साथ है। कोई हमारे घर पे बहुत देर से नहीं पहुंचा तो हमने सोचा एक्सीडेंट हो गया होगा, दूसरा हमने सोचा नहीं कोई ज़रूरी काम पड़ गया होगा इस कारण देर हो गई है। तीसरा मतलब इसमें विकल्प का मीन्स है कल्पना। कल्पना यदि निरर्थक होगी तो वो कल्पना हमारे लिए क्लिष्ट वृत्ति होगी, और कल्पना यदि सार्थक होगी तो जितने भी बड़े आविष्कार होते हैं, जो भी व्यक्ति अपने गोल को अचीव करता है, सबसे पहले वो कल्पना ही करता है। कल्पना यदि भाव जगत से जुड़ती है तो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। कल्पना यदि विज्ञान से जुड़ती है तो कल्पना वैज्ञानिक स्वरूप लेकर आविष्कारक के रूप में सामने आ जाएगी। ठीक, तो कल्पना में
भाव जगत और विज्ञान जगत जुड़ता है जब कल्पना का सार्थक स्वरूप हमारे सामने उपस्थित होता है, तो ये अक्लिष्ट वृत्ति में आएगा। और इसी में एक उदाहरण हम देते हैं सूरदास जी का, अध्यात्म जगत का जो उदाहरण है भाव जगत का, कि सूरदास जी की आंखें नहीं हैं फिर भी भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का ऐसा वर्णन है, ऐसे श्रृंगार और उनके वात्सल्य स्वरूप का वर्णन है कि लगता है कि जो लोग आंख से देखकर भी उतना सुंदर वर्णन ना कर पाए जो उन्होंने बिना आंखों के वर्णन किया है। ठीक है, तो ये क्या है, कल्पना का श्रेष्ठतम स्वरूप है। अध्यात्म जगत में भावना के साथ कल्पना जोड़ी गई है। अभी हमने बोला था कल्पना में भाव जगत जुड़ेगा तो आध्यात्मिक पराकाष्ठा के धनी बनेंगे, और विज्ञान जुड़ेगा तो आविष्कारक बन जाएंगे, रिसर्चर बन जाएंगे, अनुसंधानकारक बन जाएंगे। फिर है निद्रा, अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। बोलेंगे दीप्ति? मैम जैसे हम धारणा करते हैं, चक्रों पे धारणा करते हैं, तो वो सब भी इसी में आ जाएगा क्या? विकल्प में दीप्ति, वो विकल्प नहीं में नहीं आएगा, वो तो रियलिटी में है। नहीं, जैसे मैम उसमें हम धारणा करते हैं ना, वो एग्जैक्ट तो हमें दिखाई नहीं देते। हाँ वो कर सकते हैं, वो कह सकते हैं, लेकिन चक्र क्या है, हमें दिखे या ना दिखे लेकिन चक्र होते तो रियलिटी में है। बस ये है कि पहले उन्हें हमें मानना पड़ता है या समझने के लिए तैयार होना पड़ता है, तो उसको कह सकते हैं, लेकिन पूरा विकल्प नहीं कहेंगे वहाँ, क्योंकि चक्र की अपनी उपस्थिति है, हमें दिखाई नहीं दे रही है। और त्राटक कर रहे हैं, और धारणा क्या है, त्राटक है। त्राटक करते समय अगर अंतः त्राटक कर रहे हैं तो चक्र है हमारे, बाह्य त्राटक कर रहे हैं तो एक स्वरूप है हमारे सामने। विकल्प में ऐसा कुछ भी नहीं है। सूरदास जी को तो पता ही नहीं कि भगवान कृष्ण कैसे हो सकते हैं, उनकी वो बांसुरी कैसे पकड़ेंगे, मोर मुकुट कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो वो विकल्प बिल्कुल एक भाव जगत की पराकाष्ठा में चला गया, तो वो अध्यात्म के पराकाष्ठा में उपस्थित हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। वही विकल्प यदि संसार में करेंगे, मतलब विज्ञान जगत में करेंगे, तो वैज्ञानिक आविष्कारक बन जाएंगे। ठीक है, त्राटक से थोड़ा ये अलग है। नेक्स्ट है निद्रा, अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। अभाव के ज्ञान का भी एहसास, अवलंबन होना निद्रा वृत्ति है। मतलब जब हम नींद में हैं, नींद कब आती है, जब हम संसार से डिस्कनेक्ट होते हैं तो नींद आएगी, और जागने पर हमें ये पता चल जाता है कि नींद हमें कैसी आई थी। इसका मतलब कि अभाव के ज्ञान का भी एहसास होना, जो चीज़ जिस समय है नहीं, हम जागृत अवस्था में नहीं थे, उसका विज्ञान नींद से जागने के बाद हमें होता है। तो ये है निद्रा से संबंधित। लेकिन ये निद्रा कब हमारे लिए, यदि निद्रा में नींद में बहुत स्वप्न आते हैं तो क्लिष्ट वृत्ति हो जाएगी। नींद में स्वप्न नहीं आते, गहरी नींद आती है तो अक्लिष्ट वृत्ति हो जाएगी। और ध्यान रहे, गहरी नींद का मतलब है स्वस्थ निद्रा से, शरीर के आलस्य से नहीं, प्रमाद से नहीं। तो स्वस्थ नींद जब आती है, निद्रा आती है, तो ये हमारे अक्लिष्ट वृत्ति में कनेक्ट होगी। और स्वस्थ व्यक्तियों को स्वप्न रेयर आते हैं, और जब भी आएंगे तो वो सच हो जाएंगे, मार्गदर्शन देते हैं। फिर 5th नंबर में है हमारा अनुभूत विषया संप्रमोसा स्मृति। 11 नंबर का सूत्र है आपका। अनुभूत विषय संप्रमोसा स्मृति मीन्स पूर्व के अनुभवों का समय समय पर प्रकट हो जाना ही स्मृति है। तो ये जो हमारी स्मृतियां हैं, कई बार होता है ना कि बहुत लंबे समय से अच्छे से हम खुश होकर बात कर रहे हैं, सडन कोई ऐसी बात आई कि जो हमें ऐसे व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति की याद आ गई जिसके कारण हमें बहुत दुख मिला था, तो हम दुखी हो जाएंगे। और सडन हमको बहुत खुशी के क्षण याद आ गए तो हम खुश हो जाएंगे। इसका मतलब है कि दुख देने वाली जो स्मृतियां हैं वो क्लिष्ट हैं, सुख देने वाली स्मृतियां अक्लिष्ट हैं। तो योग साधना के मार्ग में सुख देने वाली स्मृतियों को ही स्मरण में रखना चाहिए। फिर चित्त की वृत्तियों के निरोध का उपाय क्या है। अभी तक तो हम लोग चित्त देख रहे थे, वृत्तियां देख रहे थे, क्लिष्ट और अक्लिष्ट उनके स्वरूप को देख रहे थे। अब हम लोग देख रहे हैं कि चित्त वृत्तियों के निरोध, जो चित्त में वृत्तियां पड़ रही हैं उनके निरोध का उपाय क्या हो सकता है। तो फर्स्ट है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास और वैराग्य, दीर्घकाल
निरंतर है, सत्कार, सेवता। ये अभी 40 नंबर पे इस सूत्र को पढ़ेंगे। तो अभ्यास, जब हम लोग अभ्यास में क्या क्या 4 चीज़ें समाहित होनी चाहिए? लगातार दीर्घ काल तक करें, निरंतर बिना रुके करें, सत्कार मीन्स भक्ति भाव से करें, सेवित मीन्स दृढ़ता पूर्वक करें। यदि चारों चीज़ें एक साथ हैं तो इसे हम अभ्यास बोलते हैं। इस तरह अभ्यास करने से वृत्तियाँ रुकेंगी, तब चित्त की वृत्तियों का निरोध दृढ़ अवस्था वाला होता है, यानी दृढ़ भूमि होती है। तो अभ्यास करने में ये 4 जो हमारे शब्द हैं ये सपोर्ट करते हैं, और इन्हीं के माध्यम से हम लगातार लंबे समय तक भक्ति भाव से दृढ़ होकर अभ्यास को कर सकते हैं। फिर है बोलेंगे सीमा मैम। हेलो सीमा मैम। मैम बाई मिस्टेक हो गया था, अभी मैं एंटर हुई थी ना। कोई बात नहीं, ठीक। फिर नेक्स्ट है वैराग्य। वैराग्य के 2 भेद हैं, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। अपर वैराग्य क्या है? निम्न अवस्था है, देखे सुने गए विषयों से वैराग्य। और पर वैराग्य उच्च अवस्था है, मीन्स गुणों से भी तृष्णा हो जाना। जो प्रकृति के 3 गुण हैं उनसे भी तृष्णा हो जाना। तृष्णा मीन्स उनसे भी डिटैचमेंट हो जाना पूरी तरीके से। जो अटैचमेंट है उस डिटैचमेंट का मीन्स हो गया अब उससे हम पूरी तरह अलग हो गए। तो वैराग्य का मीन्स होता है पहले बाहर की वस्तुओं से वैराग्य होगा, फिर दूसरा ये अपर वैराग्य में आएगा। और पर वैराग्य में है जो हमारा प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उनसे भी वैराग्य हो जाएगा। तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए पहला जो तरीका है, पहली फर्स्ट टेक्निक है, वो है अभ्यास और वैराग्य। ये उन लोगों के लिए है जो प्रथम कोटि उच्च कोटि के साधक हैं, उनके लिए ये बताया गया। अब सब सिंसियर मोड में पढ़ेंगे क्योंकि अब पढ़ रहे हैं 6 लेवल में। नेक्स्ट है योग दर्शन में सिर्फ भूमि शब्द की चर्चा है, लेकिन व्यास भाष्य में कहा गया है क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्रम निर्दमिति चित्तस्य भूमि। ये व्यास भाष्य में डिफाइन किया गया। चित्त की जो भूमियाँ हैं अभी हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट। चित्त की 5 भूमियाँ हैं। क्षिप्त अवस्था, गुणों की स्थिति है, रजोगुण प्रधान है, सत और तम दबा रहेगा। जो भी गुण प्रधान होगा उसके दूसरे वाले गुण दबे हुए होंगे। फिर किनकी स्थिति कैसी है? साधारण संसारी मनुष्यों की। तो साधारण संसारी मनुष्य किस स्थिति में आते हैं? क्षिप्तावस्था में, रजोगुण की अवस्था में, जहाँ पर राग और द्वेष, दुख और सुख दोनों होंगे। कहीं कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछते जाना अभी हैंड रेज करके, लेकिन प्रॉपर क्वेश्चन पूछ लेना। फिर है मूढ़ अवस्था, तमोगुण प्रधान अवस्था है। इसमें सतोगुण और रजोगुण दबा हुआ होगा। नीच मनुष्यों की ये मतलब जो अधम कोटि के लोग हैं जिनको संसार में भी बहुत रुचि नहीं है, वो लोग तमोगुण प्रधान में आते हैं। यहाँ पर काम, क्रोध, मोह, ये सब कुछ और अस्वच्छता सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा कि इसमें जो साफ सफाई होती है ना, वो भी तमोगुणी लोगों को पसंद नहीं। खान पान वो सब निम्न स्तर का हो जाएगा। फिर थर्ड है विक्षिप्त अवस्था, सतोगुण प्रधान। बीच बीच में रजोगुण उभरता है। विक्षिप्त में क्या है? सतोगुण होगा प्रधान, लेकिन बीच बीच में रजोगुण भी उभरेगा। क्षिप्त अवस्था में रजोगुण प्रधान था, सतोगुण तमोगुण दबे हुए थे। और विक्षिप्त में सतोगुण प्रधान है, इसलिए रजोगुण और तमोगुण, यहाँ रजोगुण उभरेगा, तमोगुण दबा रहेगा। बोलेंगे मन भैया? सभी लोग विक्षिप्त समझ करके ये विक्षिप्त शब्द को वो वाला विक्षिप्त मत बोल सोच लेना जो अपन लोग भाषा में प्रयोग करते हैं। ये तो विक्षिप्त व्यक्ति है, ये मन की एक भूमि है मात्र, जो मूड से उत्तम और एकाग्र से थोड़ी अधो या निम्न है, वो वाला विक्षिप्त नहीं जिसको अपन पागल बोलते हैं ना। कई बार व्यक्ति सोचते हैं पागल व्यक्ति का सतोगुण प्रधान, तो ऐसा नहीं। वो विक्षिप्त लोक भाषा में जो प्रयोग करते हैं वो अलग है जी। और इसको अभी हम लोग ने जो लास्ट वीडियो पढ़ा था वहाँ पे हमने थोड़ा सा डिफाइन भी किया था कि जो एक मनोरोगों में विक्षिप्त अवस्था है वो अलग है,
और ये जो विक्षिप्त अवस्था है ये योग में आगे बढ़ने वाले साधकों के लिए है, ठीक है, क्योंकि हम उसमें 15 तक सूत्र डिफाइन कर चुके थे। चलिए फिर हम लोग देख रहे हैं इसी में हमारी जो अवस्था, जैसे उसमें मूड में है वैसे विक्षिप्त में देखेंगे सेकंड कॉलम में जिज्ञासु उच्च अवस्था वाले मनुष्यों की। अब यहाँ जिज्ञासु और उच्च अवस्था वाले मनुष्य हैं क्योंकि ये हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, योगियों के बारे में पढ़ रहे हैं, साधकों के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। फिर है अनासक्ति का भाव ज़्यादा होगा। अनासक्ति का भाव ज़्यादा होगा लेकिन पूरा नहीं होगा। अनासक्ति का मतलब जब जब सतोगुण बढ़ेगा तब तब हमारे संसार से अटैचमेंट जो है, ओवर अटैचमेंट है, वो कम होती जाएगी। फोर्थ में है एकाग्र अवस्था। सतोगुण प्रधान रज और तम गौण हो जाएंगे। अब सतोगुण प्रधान हो गए हैं, प्रधान उसमें भी था लेकिन पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं था, कभी कभी रजोगुण वहाँ पर वर्क कर रहा था, थर्ड जो हमारी स्टेज थी। फोर्थ में क्या है, रजो और तमोगुण बिल्कुल दब गए हैं। ये किसकी अवस्था है, योगियों की अवस्था है। फिर है योगियों की अवस्था में कौन सा वैराग्य होगा, अपर वैराग्य से संप्रज्ञात समाधि। ठीक, योगियों की अवस्था जो एकाग्र अवस्था को अपर वैराग्य संप्रज्ञात समाधि भी बोलते हैं। तो अपर वैराग्य से संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि क्या है, कल भी बताया था, असंप्रज्ञात से पहले की अवस्था। एक मिनट रीमा जी, फिफ्थ कंप्लीट कर दे फिर आते हैं आपकी बात लेते हैं। फिफ्थ जो हमारी स्टेज है निरुद्ध अवस्था। निरुद्ध में होता है गुणातीत, निरोध परिणाम का संस्कार शेष। गुणातीत का मीन्स हुआ जो 3 गुण हैं प्रकृति के, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उनसे हम पार हो गए। तो उनसे पार होने का मतलब हुआ कि जो हमारी क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां थी उनके प्रभाव से हमारा चित्त अब मुक्त हो गया है। निरोध मीन्स योगा चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का यहाँ निरोध हो गया है। परिणाम, निरोध परिणाम का संस्कार शेष। अब निरोध परिणाम का संस्कार शेष क्या है, कैवल्य अवस्था आ गई हमारी। ये ऊंचे योगियों की है या पूर्ण योगियों की अवस्था है। ऊंचे का मीन्स हो गया पूर्ण योगी। यहाँ पर वैराग्य कौन सा आ रहा है, पर वैराग्य। अपर वैराग्य एकाग्र अवस्था में था, संप्रज्ञात समाधि। ये है जो मोक्ष को प्राप्त किए हुए योगी हैं उनकी अवस्था है, उसका नाम पर वैराग्य से असंप्रज्ञात। असंप्रज्ञात कैवल्य अवस्था या कैवल्य निरुद्ध अवस्था का नाम है। और इसी में आता है असंप्रज्ञात, कैवल्य, निरुद्ध, पर वैराग्य। ये सब क्या है, ये सभी हमारे मोक्ष के नाम है अकॉर्डिंग टू योग दर्शन बुक। अब बोलेंगे रीमा जी। जी मैम वही पूछना था, अपर का मतलब क्या, अपर वैराग्य और पर वैराग्य? अपर वैराग्य का मीन्स होता है संसार के सभी विषयों से वैराग्य हो जाना। पर वैराग्य का मीन्स होता है, मतलब संसार, हाँ, संसार के सभी विषयों से हमारा डिटैच, हम पूरी तरह डिटैच हो गए, अलग हो गए। और पर वैराग्य का मीन्स हुआ जो प्रकृति में हमारे 3 गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, अब तीनों से हमें वैराग्य हो गया है। ये और आंतरिक हिस्सा हो गया हमारे वैराग्य का। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग, अब वैराग्य को थोड़ा सा डिफाइन कर दिया गया यहाँ पर, अपर वैराग्य और पर वैराग्य को। अपर वैराग्य वशीकार वैराग्य है, संप्रज्ञात का साधन है। अपर वैराग्य को वशीकार वैराग्य भी कहा जाता है। और फिर इसका जो सूत्र है 15 नंबर पे वो देखेंगे, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्य। मीन्स देखे और सुने गए विषयों से तृष्णा रहित हो जाना। देखे और सुने गए विषय कहाँ होंगे, संसार में होंगे, बाहर होंगे। तो देखे और सुने हुए विषयों से जब हमें वैराग्य होगा, तृष्णा होगी, तो ये कौन सा वैराग्य, अपर वैराग्य या वशीकार वैराग्य। अपर का ही नाम वशीकार है। अब देखते हैं पर वैराग्य दूसरे साइड में। सूत्र है 16 नंबर का, तत्पुरुष पुरुष ख्यातिर गुण वैध समय। पर वैराग्य असंप्रज्ञात का साधन है। ध्यान दें, संप्रज्ञात मोक्ष से पहले की अवस्था का नाम है और असंप्रज्ञात मोक्ष का ही नाम है। तो असंप्रज्ञात में क्या है, प्रकृति के तीनों गुणों यानी सत रज तम से भी
तृष्णा का भाव जो ना पर वैराग्य है। अभी हमने बताया था कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जो प्रकृति के 3 गुण हैं, उनसे भी जब हमें वैराग्य हो जाए उसका नाम है पर वैराग्य। देखे और सुने हुए विषयों से संसार में वैराग्य होगा वो अपर वैराग्य है। पर वैराग्य है जो हमारे अंदर, जो प्रकृति के अंदर हमारे स्वभाव में जो घटित हो रहा है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, एक बाहर दिख रहा है, एक खुद के अंदर है। तो जो खुद के अंदर चीजें हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनसे भी वैराग्य हो जाना, ये क्या है? पर वैराग्य है। मोक्ष और मुक्ति की अवस्था का नाम है। सीमा में आपने हाथ ऊपर किया था, भूल से हुआ हो तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन में हुआ हो तो एक बार पूछ लें। नहीं दीदी, मैं पूछना चाह रही है, ये दिखाया बताया ना आपने वशीकार, इसका मतलब कंट्रोल अपने मन में, क्या मतलब हुआ इसका मीनिंग? कह सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल भी कह सकते हैं, ये मन से संबंधित ही है वशीकार, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी था कि पर वैराग्य को ये विवेक ख्याति से कैसे कोरिलेट किया जाता है? पर वैराग्य को विवेक ख्याति से भी वैराग्य हो जाएगा तब पर वैराग्य आएगा, अच्छा, ठीक है। अपर वैराग्य में विवेक ख्याति है और पर वैराग्य में विवेक ख्याति से भी वैराग्य हो गया है, ठीक है। विवेक ख्याति अपर वैराग्य का पार्ट है और पर वैराग्य में विवेक ख्याति से भी वैराग्य हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सभी हमारी जो वृत्तियां हैं, अक्लिष्ट वृत्तियां हैं, उनमें से श्रेष्ठ जो मुख्य अक्लिष्ट वृत्ति है उसका नाम है विवेक ख्याति। सब अपने अपने सिलेबस में ऊपर ही हेडलाइन में लिख लीजिए, मुख्य अक्लिष्ट वृत्ति का नाम विवेक ख्याति है, जिससे वैराग्य होने पर असंप्रज्ञात, कैवल्य, निरुद्ध या पर वैराग्य की प्राप्ति होती है। मैम रिपीट बोलेंगे प्लीज? किसने किसने समझा है वो रिपीट करेंगे। देखिए किसने मेरी बात सुन पाया, कौन सुन पाया था, हमने क्या बोला है, बोलेंगे आदि भैया। मैम, हमारी जो मुख्य अक्लिष्ट वृत्ति है वो विवेक ख्याति है। तो विवेक ख्याति जब तक हम संप्रज्ञात समाधि में रहते हैं तो अक्लिष्ट जो विवेक ख्याति है वो रहती है, और जब हमारा इससे भी वैराग हो जाता है तो हम असंप्रज्ञात समाधि में पहुंच जाते हैं। तब ना वहाँ क्लिष्ट वृत्तियां होती है, ना अक्लिष्ट होती है, ना विवेक ख्याति होती है। ठीक, उसी को अपरा वो परा वैराग्य, निरोध अवस्था, केवल्य, मोक्ष है, ठीक है। तो ये क्या है, अपर जो विवेक ख्याति है वो हमारी मुख्य अक्लिष्ट वृत्ति है, जो कि संप्रज्ञात समाधि में रहती है, और असंप्रज्ञात समाधि में उससे भी वैराग्य हो जाएगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं संप्रज्ञात समाधि क्या है। सभी समाधि है। अब अपना अपना एक पेन यूज करेंगे। सभी जो निर्बीज क्या है, संप्रज्ञात सभी समाधि, असंप्रज्ञात निर्बीज समाधि, ठीक। संप्रज्ञात सभी समाधि, कई बार यहाँ पर समाधि के नाम चेंज कर दिए जाते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो संप्रज्ञात समाधि के नाम कितने हैं, सभी समाधि, एकाग्रावस्था, अपर वैराग्य, ठीक है, और ये 4 नाम है, ठीक है। फिर दूसरे साइड, हाँ बोलेंगे दीप्ति। मैम विराम प्रत्यय आएगा? विराम प्रत्यय भी आएगा, वेरी गुड, ठीक है। अब आते हैं दूसरे साइड अपर वैराग्य की तरफ। जो हमारी असंप्रज्ञात समाधि है, असंप्रज्ञात समाधि को निर्बीज समाधि, कैवल्य, निरुद्धावस्था और पर वैराग्य, इतने नामों से जाना जाता है, और निरोध संस्कार भी उसी में कनेक्ट होता है। मैम संप्रज्ञात में एकाग्र अवस्था भी आएगी? हमने बोल दिया था दीप्ति, ये बोल दिया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं जो अंजू से कल हेमंत भैया ने क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर देख रहे हैं। वितर्क विचारानंदा स्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञाता, ये हमारा 70 नंबर का सूत्र है। जो संप्रज्ञात समाधि है वो कितने प्रकार के, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये 4 प्रकार हैं किसके, संप्रज्ञात समाधि के। तो वितर्क का मीन, वितर्क के 2 पार्ट हैं, सवितर्क और निर्वितर्क। सवितर्क जो समाधि है और निर्वितर्क है, वे किस पर की जाती है, स्थूल विषयों पर की जाती है। स्थूल विषय क्या हो सकते हैं,
जिसने जिसने सही PDF पढ़ा है वो आंसर दे दे। पंचमहाभूत। वेरी गुड। स्थूल विषय है हमारे यहाँ पंचमहाभूत। ठीक, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा पढ़ना। पंचमहाभूत है हमारे यहाँ पर स्थूल विषय। तो वितर्क समाधि के 2 पार्ट हैं, सवितर्क और निर्वितर्क। और समाधि है स्थूल विषयों पर। पंचमहाभूत क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। फिर सेकंड नंबर है विचार समाधि, संप्रज्ञात का सेकंड पार्ट। विचार में 2 पार्ट हैं, सविचार और निर्विचार। सविचार जो विचार समाधि है वो किस पर की जाती है? सूक्ष्म विषय पर। रचना जी बोलिए, सूक्ष्म विषय क्या है यहाँ पर? पंचमहाभूत। दीप्ति ने अभी बोला था पंचमहाभूत स्थूल विषय है। हाँ, फिर तो बुद्धि महतत्व आ जाएगा। अभी जो बोल रही थी वो सही बोल रही थी। ओके, पंचतन्मात्राएं। पंचतन्मात्राएं, ठीक है। तो ये क्या है हमारी वितर्क समाधि की जाएगी। अब क्वेश्चन कैसे बनता है उसको समझें। जब पूछा जाए स्थूल विषयों पर समाधि की जाएगी तो वो कौन सी समाधि होगी? वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। तो कौन सी समाधि हो? वितर्क। फिर उसी में पूछ लिया जाए सवितर्क होगी कि निर्वितर्क? दोनों ही होंगी। ठीक, टिक करने में तीनों तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, वितर्क भी, सवितर्क भी, निर्वितर्क भी। तो ध्यान रखना है वितर्क के ही 2 पार्ट हैं, सवितर्क और निर्वितर्क। फिर विचार को देख लेते, फिर आते क्वेश्चन लेते हैं। फिर विचार में क्या है? सविचार और निर्विचार। बोलेंगे दीप्ति? मैम सूक्ष्म विषय के अंदर चक्र भी आ जाएंगे? सूक्ष्म विषय में आएंगे, लेकिन यहाँ चक्र इसलिए नहीं बोलेंगे दीप्ति, जब जो हमारे 25 तत्व हैं उनका चार्ट याद है आपको? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ उसके अनुसार डिफाइन करेंगे। क्लियर है बात? जी मैम। ठीक है, क्योंकि कई बार जो जहाँ का कॉन्सेप्ट है उसमें दूसरा कॉन्सेप्ट मिक्स नहीं किया जाता है। तो 25 तत्व है, वहाँ पर चक्र अलग फिर भूमिका प्ले करने लगेंगे। ठीक है, वैसे जो तत्व हैं उनसे चक्र तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ जो नाम दिया गया सूक्ष्म का विषय का मीन्स है जो हमारे स्थूल विषय हैं उन्हीं के सूक्ष्म की बात की जा रही है, तन्मात्राओं की। तो यहाँ चक्र नहीं यूज करेंगे वर्ड, तन्मात्राएं ही यूज करेंगे। तन्मात्राएं हैं कितनी? कौन बताएगा? हैंड रेज कर दे जिनको तन्मात्राएं याद है। राशि में बोलेंगे। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये 5 रूप, रस, गंध, अच्छा, इसको सीक्वेंस में कौन बताएंगे? हाँ, मैं इसको आकाश, शब्द, फिर रूप, नहीं शब्द और स्पर्श, रूप और ये रस, गंध। वेरी गुड। ठीक है, ये क्या है? ये तन्मात्राएं हैं हमारी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेते हैं आनंद। आनंद क्या है यहाँ पर? ये आनंद जो है जिसके लिए हम लोग साधना करते हैं, योग मार्ग में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लेकिन आनंद को यहाँ पूर्णतः उपलब्ध नहीं होते हैं, आनंद के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। क्योंकि पूर्णतः जब आनंद को उपलब्ध होंगे उस स्थिति का नाम क्या होगा? यदि पूर्ण आनंद को उपलब्ध हो जाएंगे तो उस स्थिति का नाम बोलेंगे दीप्ति? निर्बीज समाधि। वेरी गुड। निर्बीज, केवल, मोक्ष, मुक्ति, कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, वो पूर्ण परमानंद की बात होती है। यहाँ केवल आनंद है जो परमानंद से पहले की अवस्था है। दीदी समाधि नहीं कह सकते केवल? समाधि कह सकते, समाधि कह सकते, लेकिन ये सब संप्रज्ञात समाधि में आएगा। ठीक है, क्योंकि असंप्रज्ञात में किसकी बात की जाती है? परमानंद की, सच्चिदानंद की बात की जाती है। ठीक है, फिर है अस्मिता। अस्मिता यहाँ पर क्या है कि यहाँ आकर के हमने संप्रज्ञात समाधि में एक बात समझ ली है कि हमारा जो प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा दोनों एक साथ हैं, लेकिन दोनों के कार्य अलग अलग हैं। ये है अस्मिता। ठीक, इसी अस्मिता को हम उपलब्ध कब होंगे? जब हम कैवल्य में पहुँचेंगे। तो ये अस्मिता कैसे, अस्मिता से कैवल्य में पहुँचेंगे कि
कि प्रकृति अपने स्वरूप में विलीन हो जाएगी और पुरुष अपने स्वरूप में। मीन्स प्रकृति को अपना कार्य क्षेत्र पता चल गया और पुरुष को अपना कार्य क्षेत्र पता चल गया। तो अस्मिता का मीन्स है जब हमारा शरीर और आत्मा एक समझ लिया है। संप्रज्ञात समाधि में हमने शरीर और आत्मा के कार्यों को अलग अलग समझ लिया है, ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन अनुभव प्राप्त नहीं किया है। ठीक, ज्ञान प्राप्त किया है, अनुभव प्राप्त नहीं किया है। किसी भी चीज का पहले हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, सेकेंड स्टेज अनुभव प्राप्त करते हैं। फिर है असंप्रज्ञात समाधि। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वक संस्कार शेषो अन्य। बोलेंगे क्लासरूम। डॉक्टर साहब यहाँ पे जैसे अस्मिता जो राग द्वेष में आई है, जो 5 जो क्लेश है ना उसमें आया है, अस्मिता भी आई है वहां पर ये है कि जो अहंकार और अपने शरीर को एक ही मान ले, मतलब प्रकृति और शरीर को एक मान लेना, मतलब पुरुष और शरीर को एक मान लेना। और यहाँ पर जो अस्मिता है उसमें इन दोनों का अलग मान लेना। क्योंकि यहाँ अस्मिता कहाँ है? संप्रज्ञात समाधि में है। योगियों की कौन सी अवस्था है? 5 भूमियाँ थी चित्त की, क्षिप्तावस्था, मूढ़ावस्था, विक्षिप्तावस्था और एकाग्रावस्था। एकाग्रावस्था योगियों की अवस्था है और योगियों की अवस्था में क्या है? संप्रज्ञात समाधि है। और संप्रज्ञात समाधि का पार्ट क्या है? अस्मिता है। हाँ, पर इसको जैसे थोड़ा सा डिफाइन करेंगे तो कई बार समझ नहीं पाते। देखिए, अस्मिता का मीन्स जब हम लोग पंच क्लेश में पढ़ रहे हैं तो वहाँ अस्मिता का मीन्स है कि हम प्रकृति और पुरुष को एक समझ रहे हैं। लेकिन संप्रज्ञात समाधि योगियों की अवस्था में आ गए। यहाँ हमने प्रकृति और पुरुष को अलग अलग समझ लिया है। ठीक, मान लो हमने कहा 2 अस्मिता सामान्य व्यक्ति के लिए भी है और एक योगियों के लिए भी है। तो हम लोगों की अस्मिता अलग है, हमारी अस्मिता क्या है? इंटरकनेक्टेड है, हम जुड़ गए हैं। ठीक, इस अस्मिता के साथ समाधि को जोड़ के फिर बोलेंगे। इस अस्मिता को संप्रज्ञात समाधि में जोड़कर बोलेंगे। ठीक, और जब पंच क्लेश बोल रहे हैं वो हम सब लोगों की अवस्था है। ठीक है, हम सब लोगों की अवस्था है, ये योगियों की अवस्था है यहाँ अस्मिता। ठीक है, बोलेंगे आदि भैया। हमें ये समझ के बोलो जैसे वितर्क समाधि, विचार समाधि, आनंद समाधि, ऐसी अस्मिता समाधि। हाँ, ठीक है। संप्रज्ञात समाधि की 4 स्टेजेस हैं, जिसमें से वितर्क समाधि, विचार समाधि, आनंद समाधि और अस्मिता समाधि। ठीक है, बोलेंगे आदि भैया। अस्मिता का दोनों को डिफाइन करके बताऊं क्या? कोशिश करूं। हाँ, बोलिए। मैम, जो अस्मिता क्लेशों में है तो उसमें तो जब हम जिस चीज के सामने होते हैं तो मैं दादा हूं, मैं बेटा हूं, मैं चाचा हूं, जिसके सामने जहां होंगे तो हम उस चीज को मान लेंगे। तो यहाँ पे तो ये अस्मिता है, मतलब मैं जिससे कहते हैं ईगो, तो यहाँ पे तो ये है। और जो अस्मिता संप्रज्ञात समाधि है वो अब हमने जब सविचार और मतलब वितर्क विचार से आगे आकर के जब हमने आनंद मिल गया कि जो आनंद कब मिलता है? जब हम किसी चीज को जान पाते हैं, आनंद में हम आ गए। अब हमें ये पता लग गया कि एक्चुअल चीज क्या है, तो वहां से फिर हम अस्मिता में आए। अस्मिता में अब मैं कौन हूं, तो यहाँ पे ये जो मैं कौन है ये भी हट जाता है, मैं सिर्फ हूं। तो जो हूं रह जाता है ये संप्रज्ञात है। अब जब ये है में बदल जाएगा तो असंप्रज्ञात हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बस अस्मिता में ध्यान इतना रखना है कि यहाँ पर केवल हमने अभी ज्ञान प्राप्त किया है कि हमारा शरीर का कार्य और आत्मा का कार्य अलग अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक, न शरीर के बिना आत्मा काम कर सकता है, न आत्मा शरीर के बिना काम कर सकता है, लेकिन दोनों जब अपने अपने कार्य को अलग कर लेते हैं, ये ज्ञान प्राप्त करना अस्मिता है यहाँ संप्रज्ञात समाधि में। लेकिन इसका अनुभव प्राप्त करना क्या होगा? असंप्रज्ञात समाधि होगा। अनुभव में क्या होगा? जब तक ज्ञान प्राप्त है तो यहाँ कौन सी वृत्ति काम कर रही है? विवेक ख्याति, विवेक ज्ञान।
इस अस्मिता में विवेक ज्ञान काम कर रहा है कि प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा के कार्य अलग अलग हैं। ठीक। और जब हम लोग बात करेंगे असंप्रज्ञात समाधि की, वहाँ क्या होगा कि वहाँ प्रकृति अपने गुणों में विलीन हो गई, क्योंकि प्रकृति को अपने गुणों का ज्ञान हो गया, और जो हमारा पुरुष है उसे अपने गुणों का ज्ञान हो गया, तो पुरुष अपने आप में विलीन हो। इसका मीन्स हो गया ये नहीं कि प्रकृति अपने गुणों में विलीन हो गई, पुरुष अपने गुणों में, तो इसका अर्थ ये नहीं कि शरीर छूट गया। इसका अर्थ है कि संसार से जो अटैचमेंट था वो छूट गया। ठीक। जब भी अनुभव प्राप्त होगा तो क्या छूटेगा? हमारा ज्ञान प्राप्त होगा तो हमें चीज़ों के बारे में, उनकी वास्तविकता के बारे में पता चलेगा ज्ञान से, और अनुभव प्राप्त होगा तो जो हमारा ओवर अटैचमेंट है या संसार और अपने शरीर के प्रति जो ओवर अटैच्ड है वो पूरी तरीके से सहज होकर प्रकृति में विलीन हो जाएगा। ठीक है। अब जिसके जिसके क्वेश्चन आ रहे हों अभी अस्मिता में, अभी भी किसी के कोई क्वेश्चन बच रहे हैं तो बस पूछ ले फटाफट। बोलेंगे दीप्ति पहले, फिर मोनिका मैम। मैम जो क्लेश वाली अविद्या है, क्या उसे चौथे नंबर के सूत्र से कनेक्ट कर सकते हैं, वृत्ति सारूप्य मित्रत्व? वो तो पूरा ही कनेक्ट होगा वहां पर। अच्छा, और मैम वो तदादृष्टो स्वरूप स्थानम, तो जो समाधि वाली जो अस्मिता है, अभी अस्मिता जो समाधि है तदादृष्टु उसको स्वरूपे कनेक्ट कर अवस्थानम, सकते वो हैं? तो हमारा कैवल्य है जो ठीक है हमारा मैम, तो मैम ये लास्ट उससे पहले 34 की नंबर का स्थिति सूत्र है। है। फिर से बोलेंगे दीप्ति। मैम ये उससे पहले की स्थिति है। अस्मिता, अस्मिता समाधि, अस्मिता समाधि कैवल्य को प्राप्त करने से पहले की स्थिति है। ठीक है। और तदादृष्टु स्वरूपे अवस्थानम वो कैवल्य ही है। अभी कोई कंफ्यूजन दीप्ति इसमें? नो मैम, थैंक यू। ठीक है। और किसी का, मोनिका मैम पूछ रहे तो बोलेंगे। मैम विवेक ख्याति को थोड़ा सा और बता दें। देखिए, मान लो हमने कहा था झूठ, जो हमारे 5 यम हैं, ठीक है, यम के जो अंग हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यदि हिंसा करेंगे तो क्लिष्ट वृत्ति है या अक्लिष्ट वृत्ति है? सब बी कॉन्शियस सुनेंगे। हिंसा क्लिष्ट है कि अक्लिष्ट है? क्लिष्ट। अहिंसा? अक्लिष्ट। सत्य? अक्लिष्ट है। झूठ बोलना? क्लिष्ट। चोरी करना? क्लिष्ट। चोरी ना करना? अक्लिष्ट। सामान का अधिक संचय करना, कलेक्ट करना? क्लिष्ट। सामान को केवल सीमित साधनों को ही रखना? अक्लिष्ट। क्लियर हो गया क्लिष्ट और अक्लिष्ट क्या? ठीक है। अब इसी में सबसे जो पूरे योग दर्शन में या पूरे हमारे यूनिवर्स में जितनी भी क्लिष्ट वृत्तियां हैं और अक्लिष्ट वृत्तियां, क्लिष्ट से अक्लिष्ट, उन सभी अक्लिष्ट वृत्तियों हम कह दें कि सत्य बोले, अहिंसा का पालन करें, अपरिग्रह करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। यदि हम बोले कि आपके पास विवेक ज्ञान है, तो क्या विवेक ज्ञान होगा तो आपको अलग अलग इन चीज़ों का ज्ञान कराना पड़ेगा या नहीं कराना पड़ेगा? विवेक होगा तो आपके पास सब कुछ होगा। विवेक होगा तो आप सत्य ही बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे। मतलब विवेक ख्याति, विवेक ज्ञान को इसलिए सर्वोत्कृष्ट वृत्ति माना गया है क्योंकि जहाँ विवेक ज्ञान है वहाँ सब कुछ, सभी वृत्तियाँ अक्लिष्ट उसी के अंदर आ जाएंगी। अब कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही, वो हैंड रेस करें कि विवेक ख्याति के अंदर सभी अक्लिष्ट वृत्तियाँ समाहित हो जाएंगी। मैम फिर ख्याति का मतलब क्या यहाँ पे ज्ञान होता है? ख्याति का अर्थ ज्ञान है। ठीक है। विवेक पता ही हमारा बुद्धि का जो परिष्कृत स्वरूप है, बुद्धि का सर्वोत्कृष्ट जो स्वरूप है उसे विवेक बोलते हैं, और ख्याति का अर्थ है ज्ञान। ठीक है। तो मुख्य अक्लिष्ट वृत्ति हमारी विवेक ख्याति है। तो विवेक ख्याति कहाँ पर है? संप्रज्ञात समाधि में है, जिसके कारण हमारी जो अस्मिता है, जो शरीर और आत्मा का संबंध है, उसको सही सही यहाँ पर
ज्ञान प्राप्त कर लिया गया है विवेक ख्याति के द्वारा कि शरीर और आत्मा के कार्य अलग अलग हैं। ठीक है, अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज करें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, दीदी अभी आपने बताया, ये जो मैंने सुना पता कि प्रकृति और पुरुष जो एक ही है, ये प्रकृति और अभी पुरुष, हाँ, प्रकृति और वो पुरुष, अपने हाँ। अपने 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 में विलीन है। ये भी संप्रज्ञात उसमें बताया जा रहा था, तो ये मेरे को समझ नहीं आई बात वो क्या। अभी नहीं आएगा समझ में सीमा मैम। पीडीएफ जो हमने भेजा है उसको 20 टाइम्स आप पढ़ लीजिए, 20 टाइम्स, 20 टाइम्स। 22 टाइम तो पढ़ लिया दीदी। अभी उसको और ध्यान से पढ़ेंगे, ईमानदार से, बिल्कुल इतने शांत होकर पढ़ेंगे जैसे होता है ना हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा रहे हैं, इतने समर्पित भाव से पढ़ेंगे। फोन को स्विच ऑफ कर देंगे। ठीक, आप देखेंगे अभी इस बार आपको प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है, अभी इसको पूरा कनेक्ट करेंगे प्रॉपर। ठीक है, तो यहाँ अस्मिता का मतलब है विवेक ख्याति, विवेक ज्ञान के द्वारा हम शरीर और आत्मा को अलग अलग समझने लगे हैं। नेक्स्ट है असंप्रज्ञात समाधि। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वक संस्कार शेषो अन्य। जब चित्त के स्वरूप का संस्कार मात्र ही शेष रह जाता है वह अन्य योग है। इसे संप्रज्ञात से अलग असंप्रज्ञात समाधि कहा गया है। बस इसको एक शब्द में समझ लें कि जैसे ही विवेक ख्याति से भी वैराग्य हो जाएगा तो हम किस समाधि में उपलब्ध होंगे? असंप्रज्ञात, निर्बीज, निरुद्धावस्था, कैवल्य में उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो विराम प्रत्यय जिसकी पहली अवस्था थी और संस्कार शेषो अन्य दूसरी अवस्था है। तो जहाँ संस्कार शेषो अन्य संस्कार मात्र ही शेष रह जाते हैं वो अन्य योग है। इसे संप्रज्ञात से अलग असंप्रज्ञात समाधि कहा गया है। तो सभी संस्कार जो हैं, जो हमारे हैं, उनका संस्कार मात्र शेष रह रहे हैं यहाँ पे। और विराम प्रत्यय क्या था यहाँ पर? विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वा। यहाँ विराम प्रत्यय का मीन्स किससे है? अपर वैराग्य से बात की जा रही है। और संस्कार शेषो अन्य ये पर वैराग्य कैवल्य के लिए यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा विवेक ख्याति से भी वैराग्य होने के बाद की जो अवस्था है उसका नाम है असंप्रज्ञात समाधि। फिर है नेक्स्ट विदेह योगी और प्रकृति लय योगियों के बारे में बात चर्चा की जा रही है। विदेह योगी क्या है और प्रकृति लय योगी क्या है? विदेह योगी मीन्स होता है एक मिनट सभी लोग अपनी बुक ओपन करेंगे। एक मिनट सब लोग अपनी अपनी बुक ओपन करेंगे। सूत्र पढ़ेंगे रचना जी 18 नंबर और फिर 19 नंबर। भाव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। ठीक है, विदेह, हाँ पढ़ेंगे विदेह योगी प्रकृति लय योगी की चर्चा। विदेह योगी का भाव प्रत्यय होता है, यानी पिछले जन्म में किए हुए साधन की प्राप्ति हो जाना। इसलिए इन दोनों योगियों में सीधे असंप्रज्ञात समाधि को सिद्ध कर कैवल्य प्राप्ति की योग्यता होती है। ठीक है, सभी लोग बुक अपने पास रखेंगे। कुछ जगह सूत्र यहाँ पर नोट नहीं था इसलिए मैंने आपको करवाया। ठीक है, ये सूत्र नंबर है 19 नंबर है। विदेह योगी जो है वो कौन से हैं? विदेह योगी का भाव प्रत्यय होता है, यानी पिछले जन्म में किए हुए साधन की प्राप्ति हो जाना। इसलिए उन दोनों योगियों में सीधे असंप्रज्ञात समाधि को सिद्ध कर केवल की प्राप्ति की योग्यता हो सकती है। मतलब जो विदेह वाले हैं, भाव प्रत्यय वाले जो हैं, और जो प्रकृति लय योगी, ये वो लोग हैं जिनका शरीर साधना करते हुए छूट गया था। अब एक बार अपनी अपनी बुक ओपन करेंगे, रचना जी पढ़ेंगे, बुक्स में व्याख्या पढ़ेंगे 19 नंबर की। जो पूर्व जन्म में योग का साधन करते करते विदेह अवस्था तक पहुंच चुके थे, अर्थात शरीर के बंधन से छूटकर शरीर के बाहर स्थिर होने का जिनका अभ्यास
दृढ़ हो चुका था, जो महाविदेह स्थिति को प्राप्त कर चुके थे, योग सूत्र तृतीय में 43, एवं जो साधन करते करते प्रकृति लय, ये प्रथम पाद के आप आगे पढ़ेंगे, इनको ब्रैकेट वाला नहीं पढ़ेंगे। प्रकृति लय तक की स्थिति प्राप्त कर चुके थे, किंतु कैवल्य पद की प्राप्ति होने से पहले जिनकी मृत्यु हो गई, उन दोनों प्रकार के योगियों का जब पुनर्जन्म होता है, जब वे योग भ्रष्ट साधक पुनः योगी कुल में जन्म ग्रहण करते हैं, तब उनको पूर्व जन्म के योगाभ्यास विषयक संस्कारों के प्रभाव से अपनी स्थिति का तत्काल ज्ञान हो जाता है और वे साधन की परंपरा के बिना ही निर्बीज समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी निर्बीज समाधि उपायजन्य नहीं है, अतः उसका नाम भाव प्रत्यय है, अर्थात वह ऐसी समाधि है कि जिसके सिद्ध होने में पुनः मनुष्य जन्म प्राप्त होना ही कारण है, साधन समुदाय नहीं। ठीक है, पहले तो विदेह योगी प्रकृति लय योगी को समझ ले। विदेह योगी का मीन्स होता है साधना करते करते अपने शरीर से बाहर जाने की स्थिति हो जाए। ठीक है, ये विदेह योगियों की बात हो रही है। प्रकृति लय योगी कौन से योगी हैं? जिनका जैसे मोक्ष प्राप्त करने से पहले 1 वर्ष 6 महीने पहले 2 साल पहले शरीर छूट गया, क्योंकि शरीर की आयु पूरी हो गई लेकिन साधना पूरी नहीं हुई, उसका समय बाकी रह गया। हम लोग प्रहलाद सुनते हैं, बहुत सारे छोटे संत महापुरुषों को सुनते हैं जो बस जन्म से थोड़े दिन बाद ही अपनी साधना में लीन हो गए। तो ये क्या है कि जो साधना एक ऐसी चीज़ है कि आपने यदि भाव प्रत्यय या प्रकृति लय तक की अवस्था प्राप्त कर ली है और फिर शरीर छूट गया है, तो ऐसे लोगों को जन्म कहाँ मिलेगा? श्रेष्ठ कुल में मिलेगा, पहली चीज़। अच्छे घर में जन्म मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता में इन्हीं लोगों को योग भ्रष्ट साधक कहा जाता है। ऐसे लगता है योग भ्रष्ट कोई नेगेटिव वर्ड है, सब अपना अपना नोट कर ले। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि ये योग भ्रष्ट साधक कौन से हैं? योग भ्रष्ट साधक जो विदेह योगी प्रकृति लय योगी हैं वही है, मतलब जिनकी साधना पूरी होने से पहले, मोक्ष प्राप्त करने से पहले शरीर छूट गया। ठीक, पहली चीज बोलेंगे मन भैया। लेवल 1 में, लेवल 2 में नहीं, 1 नहीं, 2, 3, 4 तीनों में अभी पिछले 1 साल में कई बार ये सवाल उठा है कि योग भ्रष्ट साधक वाला एक कॉन्सेप्ट था, है ना, इसीलिए आपको सब। तो इसमें क्या है, कई बार तभी सभी से बोले सब अपने अपने सिलेबस में नोट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि योग भ्रष्ट कई बार हम सबको लगता है कि ये नेगेटिव वर्ड है, जबकि योग भ्रष्ट नेगेटिव वर्ड नहीं है यहाँ पर। मतलब वैसे है कि साधना पूरी नहीं हुई, लेकिन उसका मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं आएगा। जैसे अभी मैंने उधर बताया था और हम लोग बात कर रहे थे विक्षिप्त वाली। ठीक है, तो कई बार योग में ऐसे शब्द हैं जो ऐसा लगेगा सामान्य शब्दों में वो नेगेटिविटी प्रेजेंट कर रहे हैं, पर ऐसा है नहीं। तो ये जो साधक हैं हमारे विदेह योगी और प्रकृति लय योगी, ये दोनों वही लोग हैं जो साधना पूरी होने से पहले शरीर छूट गया है, नया जन्म श्रेष्ठ कुल श्रेष्ठ घर में माता पिता के यहाँ मिलेगा, और जहाँ से साधना जितनी रह गई थी 3 से 5 साल की अवस्था के बाद वो सभी योगी अपनी साधना वहीं से शुरू करेंगे और साधना को पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, उनके लिए अब शुरुआत से, आरंभ से साधना करने की आवश्यकता नहीं है। अब सब लोग समझ के बताएं, ये योगी प्रथम कोटि में आ रहे हैं, मध्यम में आ रहे हैं या निम्न कोटि में आ रहे हैं? प्रथम। कितने लोग हैं जिनको लग रहा है प्रथम कोटि में आ रहे हैं? बस हैंड रेस कर दे सब। ये प्रथम में ही आ रहे हैं। ठीक है, प्रथम में ही आ रहे हैं सब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर का सूत्र है, श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इति देशा। ये क्या है, यहाँ पर जो हमारे बाकी योग साधकों को उपाय करना होता है। बाकी के कौन से? जो हम लोग हैं, हम लोग बाकी में हैं। ठीक है, यानी उपाय प्रत्यय का सहारा लेना पड़ता है। यदि हम लोगों को मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है तो हमें उपाय प्रत्यय समाधि का अभ्यास करना पड़ेगा, उपाय प्रत्यय का सहारा लेना पड़ेगा। तो उपाय प्रत्यय में कौन कौन सी 5 बातों का ध्यान रखना है हम सभी को? श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा।
इन पांचों का क्रम से सामर्थ्य रखते हुए चित्त की वृत्तियों का निरोध कर कैवल्य तक पहुंचना, कैवल्य तक पहुंचना क्या है हमारा, कैवल्य तक पहुंचना पड़ता है। इसी को साधक पंचक भी कहा गया है। क्वेश्चन में आपका पूछा जाता है साधक पंचक क्या है, ठीक। हेमंत भाई यही दिया है क्या, सभी लोग जुड़ रहे हैं इसमें? हाँ जी, आईडी हाँ जी, हाँ जी, यही लिंक दिया है। अच्छा ठीक है, चलिए। तो ये है हमारा जो आज हमारे हैं श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, ये पांचों को साधक पंचक कहा जाता है। ये उपाय प्रत्यय समाधि है और ये हम सभी लोगों के लिए है। अब एक बार रचना जी पढ़ेंगे व्याख्या, इसको कंप्लीट करेंगे। ये किसी भी साधन में प्रवृत्त होने का और अविचल भाव से उसमें लगे रहने का मूल कारण श्रद्धा, भक्ति पूर्वक विश्वास ही है। श्रद्धा की कमी के कारण ही साधक के साधन की उन्नति में विलंब होता है, अन्यथा कल्याण के साधन में विलंब का कोई कारण नहीं है। साधन के लिए किसी अप्राप्त योग्यता और परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है, इसलिए सूत्रकार ने श्रद्धा को पहला स्थान दिया है। श्रद्धा के साथ साधक में वीर्य अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर का सामर्थ्य भी परम आवश्यक है, क्योंकि इसी से साधक का उत्साह बढ़ता है। श्रद्धा और वीर्य इन दोनों का संयोग मिलने पर साधक की स्मरण शक्ति बलवती हो जाती है तथा उसमें योग साधन के संस्कारों का ही बारंबार प्राकट्य होता रहता है। अतः उसका मन विषयों से विरक्त होकर समाहित हो जाता है। इसी को समाधि कहते हैं। इससे अंतःकरण स्वच्छ हो जाने पर साधक की बुद्धि ऋतंभरा सत्य को धारण करने वाली हो जाती है। इस बुद्धि का ही नाम समाधि प्रज्ञा है। अतएव पर वैराग्य की प्राप्ति पूर्वक साधक का निर्बीज समाधि रूप योग सिद्ध हो जाता है। गीता में भी कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ठीक। तो हम लोगों ने देख लिया कि श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा का प्रॉपर अर्थ क्या है, ठीक है। और ये उपाय प्रत्यय समाधि है हम सभी लोगों के लिए। अब सभी लोग फिर पीडीएफ प्रॉपर रीड कर लेंगे, जो वहाँ पर 25 तत्व हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ेंगे, तो फिर इस ये जो बुक है ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन प्रॉपर वे में जब करेंगे तब की बात कर रहे हैं। और दूसरा जो हम लोगों ने कल चित्त का एक कॉन्सेप्ट ये सब की स्लाइड शेयर की थी, पढ़ाया था, उनको देख लेंगे, ठीक है। बोलेंगे मोनिका जी, मोनिका मैम। विधेय योगी और प्रकृति लय योगी में दोनों में एक समानता है पूरी? प्रकृति लय योगी वो है जो साधना करते हुए उनकी पूरी नहीं हुई, शरीर छूट गया। विधेय योगी भी वही है, लेकिन विधेय योगियों के अंदर एक सामर्थ्य आ जाता है कि साधना करते करते वो अपने शरीर से बाहर भी जा सकते हैं, ठीक। दोनों ही का शरीर छूटा है साधना से पहले, लेकिन विधेय में कुछ अलग है कि वो साधना काल में ही अपने शरीर से बाहर जा सकने का सामर्थ्य भी रखते हैं, ठीक है। चलिए हेमंत जी करवाएंगे शांति पाठ। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ॐ शांति शांति शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। चलिए सभी को प्रणाम।